हेलो स्टूडेंट, हमारे इस प्यारे से चैनल अल्फ़ा स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं धातुओं के रासायनिक गुण। आपको पढ़ा रहा हूं, चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। ठीक है, तो धातु के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, धातुओं के भौतिक गुण को पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, कि धातुएं किस तरह से अपक्रियाएं करती हैं। तो पहली अपक्रिया हमारी वायु के साथ अपक्रिया। ठीक है, कि धातुएं वायु से क्रिया करके क्या बनाती हैं। यहाँ पे लिखेंगे वायु में ऑक्सीजन भी होती है। ठीक है, तो लिखा जाएगा धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। यहाँ लिखेंगे धातु प्लस ऑक्सीजन, एरो लगाएंगे, क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, धातुएं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ये तो इसका शब्द रूप हो गया, शब्दों में लिखा गया है। चलिए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई धातु ले लिया, कापर। कापर का नाम सभी सुने होंगे। कापर का संकेत क्या होता है? Cu। अब Cu जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, Cu प्लस O2 तो बनाएगा। अब देखिए कापर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएगा? आपके माइंड में कौन सा थॉट आएगा? धातु ने ऑक्सीजन से क्रिया किया तो धातु ऑक्साइड, धातु के स्थान पे कापर होगा तो क्या बनाएगा? कापर ऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ बनेगा CuO, इसका नाम है कापर ऑक्साइड। संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 मैंने कर दिया। अब कापर 2 हो गया तो यहाँ 2 लगा दीजिए। इस तरह से अब क्रिया संतुलित हो गई। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। दूसरा है हमारे पास है Mg, मैग्नीशियम, और इसको भी ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो बनाएगा MgO। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? धातु ऑक्साइड। धातु के स्थान पे मैग्नीशियम तो नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, और इस Mg को संतुलित करेंगे तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब देखिए हमारा समीकरण संतुलित है। चलिए और देखते हैं एक एग्जाम्पल। हमारे पास है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का नाम आप सभी सुने होंगे। एल्युमिनियम एक धातु है और इसको भी ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Al2O3। अब संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। देखिए अब इस तरह से बैलेंस करने के लिए इसको 6 बनाना पड़ेगा, इसको 6 बनाना पड़ेगा। इसको 6 बनाएंगे, 2 यहाँ लगा देंगे, 2 3 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 लगा देंगे, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन। अब एल्युमिनियम हमारा बिगड़ गया, 2 दूना 4 है, यहाँ पे 1 है, आराम से यहाँ 4 लगा दीजिए। समीकरण आपका संतुलित हो गया। इस तरह से धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं किसके साथ क्रिया करती हैं। दूसरा है हमारा जल के साथ अपक्रिया। ठीक है, जल के साथ अपक्रिया। जल के साथ अपक्रिया से पहले एक छोटा सा चीज़ है, आपको समझा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, हमारी 2 धातुएं हैं, उनका नाम है सोडियम, इसका संकेत Na होता है। दूसरे का नाम पोटेशियम, संकेत K होता है। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं, इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं कि ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगती हैं। ऑक्सीजन से क्रिया करके जलने लगती हैं। इसीलिए इनको बचाने के लिए कैरोसिन मिट्टी के तेल में डुबा के रखते हैं। मिट्टी के तेल को कैरोसिन भी बोलते हैं। सोडियम पोटेशियम इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं कि वायु में जलने लगती हैं। वायु में
जलने लगती हैं। इनको बचाने के लिए कैरोसिन में रखते हैं। ठीक है, इनको बचाने के लिए कैरोसिन में रखते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है यहीं पे साथ में, ठीक है, हमारी दो धातुएं हैं, जैसे एक एजी यानी चांदी, दूसरा हो गया सोना। ठीक है, ये वायु से क्रिया नहीं करती हैं, यानी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। दोनों चीज़ें सोडियम पोटेशियम इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं कि वायु में जलने लगती हैं। इनको बचाने के लिए कैरोसिन में रखते हैं, और चांदी और सोना ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, अगला हमको पढ़ना है जल के साथ अपक्रिया, कि धातुएं जल के साथ किस तरह से अपक्रिया करती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे आगे, धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रॉक्साइड बनाती हैं। ठीक है, चलिए इसके रिएक्शन को हम यहाँ समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं बची तो इस दिशा में समझेंगे। ठीक है, कि धातुओं की जल के साथ अपक्रिया, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखते हैं धातु। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कोई धातु ले रहा हूँ, धातु प्लस जल। धातु प्लस जल जब क्रिया करेंगे तो पहले तो ये बनाएंगे धातु ऑक्साइड, और साथ में बनाएंगे हाइड्रोजन गैस। उसके बाद ये धातु ऑक्साइड जल में घुलकर, धातु ऑक्साइड फिर से जल में घुलकर बनाता है धातु हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रॉक्साइड बनाती हैं। धातुएं जल से क्रिया करके धातु हाइड्रॉक्साइड बनाती हैं। चलिए इसके कुछ रिएक्शन को समझते हैं जो महत्वपूर्ण हैं। इस एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ एक। ठीक है, हमने ले लिया सोडियम Na, इसको जल से क्रिया कराएंगे Na प्लस H2O, तो बनेगा NaOH प्लस H2। ठीक है, साथ में ऊष्मा भी उत्पन्न करता है, साथ में ये हीट भी देता है, हीट। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, सोडियम है और जल है, क्रिया किया तो बनाया सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इसी तरह से सभी धातुएं जल से क्रिया करके धातु हाइड्रॉक्साइड बनाती हैं। इसको संतुलित करना है हमको। यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ 2 1 3 हो जा रहा है। देखिए कैसे संतुलित करेंगे, यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 हो गया, तो यहाँ 2 लगा देंगे, इधर भी 4 हो गया हाइड्रोजन। अब सोडियम यहाँ पे 2 हो जा रहा है, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है। इस तरह से बैलेंस हो गया। ठीक है, धातुएं जो है जल से क्रिया करके क्या बनाएंगे, धातु हाइड्रॉक्साइड बनाएंगे। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैंने मैग्नीशियम के ले लिया है। अब मैग्नीशियम देखते हैं जल के साथ क्रिया कैसे करता है। मैग्नीशियम प्लस H2O बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अब यहाँ भी हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे पहले 2 है, फिर 2 है, यानी 4 है, तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। अब देखो 4 हो गया, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 2, ऑक्सीजन यहाँ पे 2,
यानी कि ये संतुलित है कंप्लीटली। ठीक है, तो इस तरह से धातुएं जल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, धातु हाइड्रॉक्साइड। तो यहाँ पर हम लोगों ने धातुओं के 2 गुण के बारे में समझा। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करेंगी, धातु ऑक्साइड बनाएंगी, रिएक्शन आप देख रहे हैं। उसके बाद सोडियम और पोटेशियम इतनी ज़्यादा क्रियाशील होती हैं कि वायु में जलने लगती हैं। इनको बचाने के लिए कैरोसिन में रखते हैं। और ये चांदी और सोना ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करते हैं। और दूसरा है जल के साथ अक्रिया। धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रॉक्साइड बनाती हैं। धातुएं पहले जल से धातु ऑक्साइड बनाती हैं, तब धातु ऑक्साइड जल से क्रिया करके धातु हाइड्रॉक्साइड बनाता है। लेकिन इसको हम लोग केवल एक लाइन में समझते हैं कि धातुएं जल से क्रिया करके धातु हाइड्रॉक्साइड बनाती हैं। तो इतनी चीज़ों को नोट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे धातुएं अम्ल के साथ कैसे क्रिया करती हैं। ठीक, इस चीज़ को हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। ठीक है, पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। अम्लों के साथ अक्रिया। क्या हो आइए, तो चलिए देखते हैं हम लोग जो है धातुएं अम्लों के साथ किस तरह से अक्रियाएं करती हैं। ठीक है, तो धातु प्लस अम्ल, एरो लगाएंगे। तो धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण बनाती हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती हैं। याद रखिएगा हमेशा, धातुएं जो है अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। ये सारी धातुओं पे लागू होता है। देखिए, अम्ल के साथ सारी धातुएं तो क्रिया करती हैं, लेकिन हमारी कुछ धातुएं हैं जैसे तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती। अब यहाँ पे तनु शब्द आया। तनु का मतलब क्या है? तनु का मतलब है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, पतला है। सांद्र का मतलब क्या होता है? गाढ़ा है। ठीक है, तन और सांद्र में फ़र्क समझिएगा। जो सांद्र अम्ल होता है ज़्यादा पावरफुल होता है, तन अम्ल कम पावरफुल होता है। तो जो हमारी कुछ धातुएं हैं जैसे सोना, चांदी, कापर, ये तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं और सामान्यतः धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। चलिए देखते हैं कैसे धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाती हैं। पहली धातु हमने ले लिया एग्जाम्पल के लिए जिंक, Zn, और अम्ल हमने ले लिया H2SO4। अब यहाँ पे जिंक H2SO4 से मिलकर के क्या बनाएगा? यहाँ पे ये Zn मिल जाएगा, SO4 के साथ बनाएगा ZnSO4 और प्लस ये H2 यहाँ पे मुक्त होगा हाइड्रोजन गैस के रूप में। तो आपने देखा जिंक अम्ल के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न किया, तो इसका नाम है जिंक सल्फेट, ये है हाइड्रोजन गैस। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे H2SO4 हमारा एक अम्ल है। दूसरा कोई धातु लेते हैं, हमने कापर ले लिया। कापर को देखो क्रिया कराएंगे H2SO4 के साथ, तो यहाँ पे हमारा बनेगा CuSO4 प्लस H2। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए सभी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको पता है यूपी बोर्ड का पैटर्न जो है पिछले साल से बदल गया है। ठीक है, अब 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि विकल्प वाले आते हैं। विकल्प वाले क्वेश्चन में आप सही करेंगे तो नंबर मिलेगा, गलत करेंगे नंबर नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ पे कुछ विशेष लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट में क्या लिखना है? जैसे हमारा कापर हो गया, Ag हो गया ना, ये धातुएं जो है तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं, तनु अम्लों से क्रिया नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसको नोट कीजिएगा आप सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, धातुओं के रासायनिक गुण, और आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए सबसे अच्छा पढ़ने के साथ आप कॉपी और अपनी पेन को लेके बैठिए, सारी चीज़ों को साथ में नोट करते चलिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस चीज़ को ज़रूर आपको फिर से बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे वायु के साथ अपक्रिया, जल के साथ अपक्रिया और अम्लों के साथ अपक्रिया को समझा। अब अगले वीडियो में आपको धातुओं की अधातुओं से कैसे क्रिया होती है इस चीज़ को समझाएंगे। और एक सक्रियता श्रेणी होती है। सक्रियता श्रेणी का मतलब है जो धातुएं होती हैं, धातुओं में सभी धातुओं की ताकत एक जैसे नहीं, सभी क्रियाशीलता एक जैसे नहीं है। कुछ धातुएं तेज़ी से क्रिया करती हैं, कुछ धीमे गति करती हैं। तो इस चीज़ को हम लोग सक्रियता श्रेणी के द्वारा समझेंगे, उसको समझाएंगे। और धातु एवं अधातु कैसे क्रिया करते हैं इसको समझाएंगे। उसके बाद आधातु पढ़ाएंगे,
उसके बाद फिर हम लोग धातु की प्राप्ति यानी धातु कर्म मेटलर्जी को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।